नमस्कार साथियों। इंडियन जियोग्राफी के पिछले वीडियो में हमने भारत की अवस्थिति के विषय में अध्ययन किया था। इसी क्रम में उपस्थित हैं आज कुछ तथ्यों के साथ जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में केवल इन्हीं तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और इन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के संदर्भ में देखें तो विश्व में भारत का स्थान आता है 7वां, अर्थात विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के संदर्भ में है रूस। दूसरा स्थान है कनाडा का। तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे स्थान पर आता है चीन। पांचवें स्थान पर ब्राज़ील। छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर है भारत। जनसंख्या में अगर बात करें तो भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और हाल ही के आंकड़ों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 तक ही भारत चीन को पछाड़ते हुए जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा। पूर्व में जो आंकड़े आए थे उनमें कहा गया था कि 2027 या 28 तक भारत पहले स्थान पर आ जाएगा। अभी हम फिलहाल अगर बात करें तो भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या है 121 करोड़ 1,93,422। 2011 के सेंसस के अनुसार यह जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। यानी सेंसस 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आगे बात करें भूसीमा की तो भारत की कुल भूसीमा यानी लैंड बाउंड्री, जो कि समुद्र तटों से नहीं सीधे भूमि से भूमि किसी देश के बीच बनती है, वह है 15,106.7 किलोमीटर। आपको बताते चलें कि कुछ पुस्तकों में 15,200 किलोमीटर भी मेंशन किया जाता है। द्वीपों सहित जो तट रेखा है भारत की, द्वीपों सहित अर्थात यह पूरी तटरेखा जो गुजरात से शुरू होकर इधर पश्चिम बंगाल तक जाती है और साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में इधर यानी भारत के पूर्व की तरफ हैं, उन सब की तटरेखा और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में भारत के पश्चिम की तरफ हैं, उन सब की तटरेखाओं की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि यानी कि गुजरात से ऐसे जाते हुए जो 9 राज्य हैं पश्चिम बंगाल तक जो समुद्र तट से लगते हैं उनकी कुल तटरेखा है और 2,094 किलोमीटर द्वीपों की तटरेखा है। अगले तथ्य के रूप में हम बात करेंगे दूरस्थ बिंदुओं की, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु। तो सबसे उत्तरतम बिंदु की अगर बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में जो कि पीओके में आता है, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। तो यही तथ्य आप याद रखेंगे, भारत का उत्तरतम बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वह है इंदिरा कॉल और भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है वह है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम स्थान होगा मुख्य भूमि के लिए। द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। पश्चिमतम बिंदु यानी वेस्टर्न जो वेस्ट की तरफ एक्सट्रीम पॉइंट है, स्थान है, वह सर क्रीक में गुहार मोती
सर्कल क्रीक वाला जो क्षेत्र है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वहाँ एक गांव है गोहार मोती गुजरात में, वह सबसे पश्चिमतम स्थान है। और सबसे पूर्वतम स्थान यानी ईस्टर्न मोस्ट जो प्लेस है इंडिया का, वह अरुणाचल प्रदेश में किबिथू नामक एक स्थान है। फिर आगे बात करते हैं भारत के सबसे उच्चतम बिंदु की। यदि भारत की भूमि को देखा जाए और समुद्र तल से जो ऊंचाइयां नापी जाती हैं उसके संदर्भ में देखें तो भारत में सबसे उच्चतम बिंदु है कंचनजंगा। जंगा नहीं है, कंचनजंगा। 8,586 किलोमीटर 8,586 किलोमीटर सिक्किम में है कंचनजंगा, जो सबसे उच्चतम बिंदु है भारत का। और सबसे निम्नतम बिंदु केरल राज्य में एक स्थान है कुट्टानाड। केरल में एक स्थान है कुट्टानाड, जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है, निम्न है कुट्टानाड। इसे राइस बाउल ऑफ केरला यानी केरल का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लार्जेस्ट लेक्स पर अर्थात झीलों पर एक अलग से वीडियो आगामी क्रम में बनाया जाएगा, परंतु भारत के परिचय में हम लार्जेस्ट लेक्स की बात करना चाहेंगे, जिसमें कि फ्रेश वाटर का यानी ताजे जल का सबसे बड़ा लेक, सबसे बड़ा झील है जम्मू एंड कश्मीर में वूलर लेक। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ताज़ा जल का भारत का सबसे बड़ा झील है। और सरफेस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, सरफेस एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मीठे जल का या ताज़ा जल का झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। लोकटक झील अपनी फुमड़ियों की आकृति के लिए, भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे बात करते हैं ब्रैकिस वाटर की। अगर बात करें खारे जल की तो ब्रैकिस वाटर लगून में चिलिका झील जो कि ओडिशा के तट पर है सबसे बड़ा झील है। लगून की बताते चलें तो लगून उस जल वाटर बॉडी या जल क्षेत्र को कहा जाता है जो कि एक नैरो बाउंड्री के द्वारा, छोटे छोटे आइलैंड्स के द्वारा समुद्र से विलग हो गया हो, परंतु उसमें समुद्र की तरफ से वाटर आने और जाने के लिए, ब्रैकिस वाटर की एंट्री और एग्जिट के लिए एक नैरो पाथ हो, तो उसे लगून कहा जाता है। जो कि चिलिका लेक सबसे बड़ा लगून या ब्रैकिस वाटर लगून इंडिया के अंदर है। दूसरा, इनलैंड साल्ट वाटर की अगर बात करें, अंतर्भूमि लवणीय जल की झील, तो राजस्थान का सांभर लेक अंतर्भूमि लवणीय झील के संदर्भ में सबसे बड़ा झील है। पोन्नानी लाइट हाउस मालाबार कोस्ट पर। यह तथ्य साथियों ऐसे जोड़ा है अलग से मैंने कि जो कोस्ट हैं, इसे बताते समय मुझे उनका ध्यान आ जाए, तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलता हूँ कि भारत के जो तट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो गुजरात वाला जो तट है इसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। इसके पश्चात दमन से अगर स्टार्ट करें तो और थोड़ा ऊपर से तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाला जो तट है इसे कोंकण तट कहते हैं। और केरला वाला जो तट है, समुद्र तट, उसे मालाबार तट कहा जाता है। इस मालाबार तट पर ही एक पोन्नानी लाइट हाउस है जो कि मैरीटाइम गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। इधर तमिलनाडु यानी पूर्वी तट की तरफ देखेंगे तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्रा में उत्तरी सरकार तट कहते हैं और ओडिशा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में साथियों आगे देखते हैं कि भारत की सीमा रेखा जो विभिन्न देशों के साथ बनती है उसकी कुल लंबाई के आधार पर घटते हुए क्रम में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा भारत की बनती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर सीमा बनती है। दूसरे क्रम में आता है चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर सीमा रेखा बनती है, अर्थात चीन इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर आता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ बनती है। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है।
भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा 106 किलोमीटर है। यानी अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे कम है। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा बनती है उसे वोखान कॉरिडोर वाले क्षेत्र में, यहाँ व गिलगिट बाल्टिस्तान में, या जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस क्षेत्र में फिलहाल आता है। अब आगे बात करते हैं श्रीलंका और भारत के बीच किस तरह की सीमा है। श्रीलंका और भारत के बीच स्थलीय सीमा या थलीय सीमा सीधे सीधे नहीं बनती है। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान से इसको जोड़कर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पाक खाड़ी से है एक जो नैरो जल निकास का क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं जल संधि, जो बड़े वाटर बॉडीज़ को एक नैरो पथ से जोड़ता है या एक संकीर्ण पथ से जोड़ता है कोई जल क्षेत्र, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है। तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। और गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। इनमें भी पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी की अपेक्षा थोड़ा सा ईस्ट में, हल्का सा पूरब की तरफ है। अब बात करते हैं समुद्र के अंदर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। उसके अनुसार किसी देश का टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री, कंटिन्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते चलते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर किसी भी देश का उसकी बेस लाइन से, बेस लाइन होता है जैसे कहते हैं हम, जैसे ये इस तरह से अगर वक्र स्थिति में बना हुआ है तो यहाँ से एक सीधी सीधी लगभग रेखा खींचना चाहें तो ये जो क्षेत्र बचे हैं अंदर, ये वाले जो क्षेत्र हैं इस लाइन के, बेस लाइन इसको कहेंगे, और बेस लाइन के अंदर ये जो क्षेत्र रहेंगे, यहाँ जो जल होगा उसे कहते हैं इंटरनल वाटर। और बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, ध्यान रहे एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। नॉटिकल मील एयर में, मरीन में जो दूरियां मापने का एक यूनिट यूज़ किया जाता है दूरियां मापने के लिए। तो एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। इसके अनुसार 12 नॉटिकल मील तक बेस लाइन से किसी देश का टेरिटोरियल वाटर होता है। टेरिटोरियल वाटर का मतलब है कि वहाँ उस देश की पूर्ण संप्रभुता होगी, वहाँ तक उस देश की पूर्ण संप्रभुता होगी। उसके आगे यदि 12 नॉटिकल माइल और जोड़ दिया जाए, यानी कि बेस लाइन से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक सन्निहित क्षेत्र या कंटिन्यूअस जोन होता है। इसमें कस्टम से संबंधित वायलेशंस को प्रिवेंट करना, इमिग्रेशन से संबंधित वायलेशंस को प्रिवेंट करना, सैनिटरी से संबंधित वायलेशंस को प्रिवेंट करना, इस तरह की चीज़ों पर लेजिस्लेशन या ज्यूरिस्प्रूडेंस किसी स्टेट का होता है, न्याय क्षेत्र होता है किसी स्टेट का जो कि तट पर है। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी से इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, अनन्य, जो किसी अन्य के लिए इस पर्पस से यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से निर्धारित नहीं है। यानी किसी देश के विशेष आर्थिक अधिकार उस क्षेत्र में होते हैं, जैसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक कोई देश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है और उसका वहाँ अनन्य अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट्स उसके हैं। जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ये सब कोई कंट्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कर सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वह आता है फ्रांस के अंतर्गत, क्योंकि फ्रांस की टेरिटरीज़ हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में ऐसे विश्व में फैली हुई हैं। तो उन टेरिटरीज़ के अकॉर्डिंग एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट EEZ क्षेत्र बनता है फ्रांस का। और भारत की अगर बात करें तो इसका 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ क्षेत्र बनता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा के पर्पस से आपके लिए मैंने चुने थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।